गुड मॉर्निंग 9th क्लास। ये है हमारी आज की वर्कशीट नंबर 88। डेट है 16 फरवरी। ये कल की वर्कशीट है बेटा। कल अचानक से छुट्टी डिक्लेयर हो गई थी, इसलिए मैंने वर्कशीट नहीं भेजी, ठीक है, तो इसलिए आज ही भेज रही हूँ। लेसन हमारा शुरू हो गया है पोल साइंस से, लोकतांत्रिक राजनीति से, संस्थाओं का कामकाज, राजनीतिक कार्यपालिका। संस्थाएँ जो बड़ी बड़ी संस्थाएँ हैं जो देश को चलाने के काम आती हैं। देश में संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को अमली जामा पहनाने मतलब लागू करने के लिए कार्यपालिका की ज़रूरत होती है। अतः सरकार की नीतियों को कार्यरूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। जो सरकार नियम कायदे कानून बनाती है उसको लागू करवाने वाली संस्था जो होती है वो कार्यपालिका कहलाती है। कार्यपालिका दो भाग हैं, एक राजनीतिक कार्यपालिका, एक स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका वो होती है जिसका निर्वाचन जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है। जिसमें प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियों को हम चुनते हैं। इसको लोकसभा का इलेक्शन जब होता है तब हम इनको चुनते हैं 5 साल के लिए। हमारे देश में जो अवधि है वो 5 साल है। दूसरी है स्थायी कार्यपालिका। ये लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनको स्थायी कार्यपालक या प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सर्वेंट है नौकरशाह भी कहते हैं। जो बड़े बड़े अफसर हैं जो नौकरी करते हैं और कानून व्यवस्था बनाए के रखने के लिए या देश को चलाने में अपना योगदान देते हैं। जैसे डीएम हो गया, एसडीएम हो गया, कमिश्नर हो गया, है ना ये। अब है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत, जिनको लोकसभा इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं, उस पार्टी को, या पर अगर किसी को भी ज़्यादा वोट नहीं मिली तो 2-3 पार्टियां मिलकर अपनी सरकार बना लेती हैं। उसको गठबंधन वाली सरकार कहा जाता है। उसके नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। जो बाकी सदस्य हैं संसद के जिन्होंने इलेक्शन जीते हैं वो अपने मंत्री प्रधानमंत्री उनको बना लेता है। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो फिर उसका मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी है। यदि कोई अगर प्रधानमंत्री ने किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना लिया है जो संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना ज़रूरी है, नहीं तो उसको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। फिर है कैबिनेट मंत्री। अमूमन सत्ताधारी पार्टी जो जिसकी सरकार बन जाती है या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता, जो बड़ी उम्र के जो नेता हैं, जो अनुभवी नेता हैं, उनको और प्रमुख मंत्रालय के प्रभारी होते हैं। उनको जो देश के जो प्रमुख मंत्रालय जैसे शिक्षा का हो गया, धन संबंधी हो गया, कानून व्यवस्था संभालने वाला हो गया, ऐसे उनको मंत्रालय दे दिए जाते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं और विशेष रूप से कैबिनेट द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेते हैं। फिर राज्य मंत्री, ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। ये हर राज्य के अलग अलग होते हैं। फिर प्रधानमंत्री के अधिकार। 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सरकार के प्रमुख के नाते सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ आपको पता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। सबसे ज़्यादा अधिकारी प्रधानमंत्री के होते हैं। जैसे कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है, मतलब जो सदन की जो बैठक होती है, संसद की जो बैठक होती है, उनका अध्यक्ष होता है। विभिन्न विभागों के कार्य में समन्वय करना, सभी सही से काम करने हैं ऐसा देखना। विभिन्न विभागों के आपसी विवादों में निर्णायक भूमिका निभाना, अगर कोई विवाद है तो उसको सॉर्ट आउट करना। विभिन्न विभागों के कामों पर सामान्य निगरानी रखना। सभी मंत्रियों को काम का वितरण करना, मतलब सभी को काम मिले ऐसा देखना। सभी को काम बांटना उनकी योग्यता के हिसाब से। कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। वैसे तो 5 साल का टाइम पीरियड होता है जब इलेक्शन होते हैं, लेकिन अगर बीच में प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ देगा तो उसके सारे मंत्री इस्तीफा दे देंगे। जबकि गठबंधन की अगर सरकार हो तो प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता। उससे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ गठबंधन के साझेदारों की राय भी माननी पड़ती है। जिसके साथ उसने गठबंधन की सरकार बनाई है मिलकर, उसकी उन मंत्रियों की भी उसको सलाह माननी पड़ती है। फिर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। सबसे प्रधान जो होता है, प्रधान मुखिया राष्ट्रपति ही होता है, लेकिन नाम मात्र का। सारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री के पास। राष्ट्रपति का चयन सीधे जनता द्वारा ना होकर, मतलब राष्ट्रपति को जनता नहीं चुनती। संसद और राज्य विधानसभा के सदस्य, जो संसद में लोकसभा और राज्यसभा हैं, वो सदस्य इनको चुनते हैं। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करता है।
मतलब अंतिम फैसला जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है, बाकी सारी प्रक्रिया प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल द्वारा की जाती है। फिर भी देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करता है, सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसलों में मुख्य भूमिका निभाता है। सभी प्रमुख नियुक्तियाँ जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों आदि की नियुक्ति करता है। राज्यपाल जो होते हैं वो हर राज्य में होते हैं, मुख्यमंत्री वहाँ पर काम संभालता है और राज्यपाल जैसे राष्ट्रपति होता है देश के लिए नाम मात्र का मुखिया, वैसे राज्यपाल होता है राज्यों के लिए। भारतीय रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति, तीनों सेना है हमारे देश में, जो इसका अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। कोई विधेयक, कोई भी अगर कानून बनना है, कोई बिल पास होना हो तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना वो नहीं बनेगा। अगर राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी तो कानून बन जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 3 नंबर में ये आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है कार्यपालिका किसे कहते हैं और देश में इसकी ज़रूरत क्यों है। सेकंड, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालक में अंतर बताइए। तीसरा, हमारे देश के प्रधानमंत्री को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, वर्णन करना है। और राष्ट्रपति पद की भूमिका के महत्व को आपको लिखना है। इनमें से एक क्वेश्चन कोई भी आपको पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वर्कशीट में इतना ही।